नमस्कार। धमतरिया के गोट ने जनहित के मुद्दों के अलावा शहर की प्रतिभाओं को एक मंच देने का हमेशा प्रयास किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पहली शर्मा, जो कि जेआरएफ की परीक्षा में पूरे भारत में 8वां स्थान हासिल कर पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। आइए हम उसे एक खास बातचीत करते हैं। इंग्लिश की एक फेमस कोट कहती है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। अब इसका मतलब है कि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें समय लगता है, चाहे वो आपका करियर हो या आपकी कोई जॉब हो। कई लोगों को लगता है कि सक्सेस 2 दिन की बात होती है। ऐसा दिखाया जाता है कि सीधे सीधे स्टोरीज़ में भी अगर दिखाई जाती है तो सीधे उसके सक्सेस को दिखाया जाता है और फिर उसके स्ट्रगल को नहीं दिखाया जाता। आज हम धमतरी में एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है जो धमतरी के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है, प्राउड मोमेंट। क्योंकि देश में 8 लोगों में धमतरी से किसी बच्ची का नाम जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में हम आज आ पहुँचे हैं उनके घर पे, उनकी अचीवमेंट को जानने, उनके स्ट्रगल को जानने और उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनको जानने के लिए। हम बात कर रहे हैं पहली शर्मा की, जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप में पूरे देश में होने वाली परीक्षा में 8 लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा था। उन 8 लोगों में से धमतरी की पहली शर्मा ने अपना नाम जो है उस जगह पे दर्ज कराया, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। अब उनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही है और आगे उनका क्या गोल होगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे और मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे जानना चाहूँगा ताकि आप ऑडियंस को बता सकें। मेरा नाम पहली शर्मा है और मेरी स्कूलिंग बचपन से विद्याकुंज स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं भिलाई चली गई थी 11-12 करने के लिए। फिर मुझे फॉरेंसिक साइंस के बारे में पता चला तो मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मैंने वहाँ पे एनरोल किया अपने आप को, मतलब और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 5 साल का कोर्स था, वो कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे मुझे यूजी और पीजी गोल्ड मेडल मिला, दोनों में मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया था। तो और फिर यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे वहाँ पे ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला और सारी चीज़ों के बारे में पता चला। अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अचीवमेंट की बात की जा रही है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बहुत लोगों को नहीं पता है अभी भी इसके बारे में, थोड़ा सा स्क्रैप में उसको बता सकते हैं आप? एक्चुअली यूजीसी नेट एनटीए है ना, ये एक एग्ज़ाम कराता है, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम। तो जो नेट जेआरएफ होता है, नेट मतलब होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर दिए। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जेआरएफ मतलब थोड़ा हायर होता है नेट से, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें आपको फिर पीएचडी करने के लिए कहीं पूरे ऑल मतलब लाइक आईआईटी से, एम्स वगैरह से आप पीएचडी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीएचडी करने का कुछ फेलोशिप मिलता है। जो फेलोशिप अमाउंट होता है वो फर्स्ट शुरू 1 साल में आपको वो 35+ रुपीज़ मिलता है। उसके बाद फिर साथ में रहने वगैरह का भी जो गवर्नमेंट का ही अलाउंस मिलता है हमको। और उसके बाद वो 1 साल के बाद आगे के 2 साल तक हमको वो 40,000 प्लस होके वो अमाउंट मिलता है। तो वो जेआरएफ का फ़ायदा होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो लाइक एक, अगर आप कोई पर्सन पीएचडी नहीं परस्यू करना चाह रहा है लाइफ में, तो वो जेआरएफ के थ्रू प्रोफेसरशिप में जा सकता है आगे। जेआरएफ तक की जर्नी से पहले मैं जानना चाहूँगा कि जेआरएफ के बाद जो जर्नी होने वाली है वो कैसी होगी, क्योंकि आपने जेआरएफ कर लिया, अब आगे क्या होने वाला है? अब मैंने तो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। अब मेरी आगे की जर्नी है कि मैं पीएचडी में एनरोल करूँगी और मैं सोच रही हूँ कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करूँ, जैसे कि साइंस में हो जाएगा CSIR हो गया और आइजर इंस्टीट्यूट्स हो गए और फिर एम्स हो गया। तो मैं इसमें अपने आप को एनरोल करने की कोशिश करूँगी। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में, तो मैं वहाँ पे भी एनरोल करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अभी, जब तक मैं उसमें एनरोल ना करूँ तब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अभी ज्वाइनिंग लूँगी कुछ समय बाद। लोगों को लगता है, कई स्टूडेंट्स को लगता है, मिथ्स हैं ऐसे कि जो आपने जो जर्नी अचीव की है, जेआरएफ हो गया या फिर ऐसे किसी भी बड़े टर्म्स की बात हो गई, उसमें लगता है लोगों को कि नहीं, ये कहीं पे सिंपल जगह पे, जैसे धमतरी की बात की जाए, धमतरी में रह के अचीव ही नहीं किया जा सकता। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, मैंने तो धमतरी में रह के ही अचीव किया है। लाइक मेरा पढ़ाई हो गया था तो मैं यहाँ आ गई थी बिलासपुर से घर धमतरी आ गई थी। और धमतरी आने के बाद ही मैंने वो चालू किया। फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था और जनवरी में मेरा टाइम था। मतलब ये एग्ज़ाम ना 1 साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के गैप में। तो जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला था ना, वो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम अभी करा रहे थे कोविड की वजह से। तो मैंने सोचा था कि मैं इसी को टारगेट मान के चलती हूँ। मैं 1 महीने का बस टाइम लिया था मैंने, उसी में पढ़ाई करूँगी।
तो मेरे पास टाइम बहुत कम था और बहुत सारी चीज़ें भी थी, लाइक मेरे पापा की शॉप है तो वहाँ पे भी हेल्प करना और घर के भी थोड़े काम वगैरह और खुद की पढ़ाई भी, तो वो सारी चीज़ों को मैंने मैनेज करने की कोशिश की। तो 1 महीने में मैं सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट की और मैं लाइब्रेरी जाती थी, क्योंकि उस समय मेरे पास अच्छा टाइम था। यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी के बारे में भी पता चला था, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहीं पे अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस कवर अप किया। तो मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उसमें मेरा नहीं हुआ था, 4 नंबर से रह गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन सेकंड मैंने उस जो बोलते हैं ना कई लोग फेल हो जाते हैं, तो फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। फेलियर हमारे सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम सोचते हैं कि फेल हो गए अब हम दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन फेल होने के बाद आप जो सीखते हो ना वो आप सक्सेस में कभी नहीं सीख सकते। तो जो मैंने फेलियर में सीखा ना वो मैं अपने सक्सेस में बहुत अच्छे, मतलब आज मुझे वो बहुत सुकून दे रहा है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होने के बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया और सेकंड अटैम्प्ट में उससे कहीं ज़्यादा नंबर मेरे आया, तो मेरे को नेट भी नहीं सीधा JRF ही मिल गया। एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता, उनको अपना पाथ पता नहीं होता, और बहुत सारे, जाहिर सी बात है आप भी जूझ रहे होंगे इससे कभी ना कभी। तो आपने ये सेट कैसे किया माइंडसेट, जो गोल आप जिस JRF की बात करिए, PhD की बात कर रही है, कि कब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ इसी वे में मेरे को अब अपना करियर लेके जाना है? मैं जब अपने यूनिवर्सिटी में थी, मास्टर्स कर रही थी अपना, तो मुझे इसके बारे में पता चला कि ये ऐसा एक एग्ज़ाम होता है और उससे पहले इतना मुझे पता नहीं था। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा, फिर मैं घर आके उसका सिलेबस वगैरह निकाला मैंने, तो मुझे ये पता चला कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर मतलब लाइक ना जनरली PhD करने में क्या होता है ना, गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप देती है बट वो ना बहुत मिनिमम देती है, लाइक 5,000 हो गया, 8,000 हो गया। तो अब आगे वाली जनरेशन इतनी महंगाई बढ़ रही है तो उसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे के लिए PhD करना। तो मुझे ऐसा था कि मुझे PhD तो करनी है ही, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे लैब में जाना है तो PhD करनी है, फॉरेंसिक लैब में जाना है। तो PhD करने के लिए मैं अब कब तक घर से भी सपोर्ट लेते रहूँगी, अब इतने बड़े हो गए, तो मैंने सोचा कि अब मुझे खुद के पैरों पे खड़े होना, कम से कम मैं अपनी PhD तो ऐसे कर लूँ कि लाइक मेरे पास इतना है कि सफिशिएंट है। तो अब गवर्नमेंट, इसलिए मैंने इस पेपर की तैयारी करना मतलब ज़रूरी समझा और मैंने यहीं से स्टार्ट किया। एक माइंडसेट है, एक और मिथ है जो बस्ट करना है हमको, कि काफ़ी गर्ल्स को लगता है कि यार गर्ल्स का एक एम होना चाहिए आपने हायर स्टडीज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट हो गए उसके बाद छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो। बहुत सारी लड़कियां आज भी ऐसी है गर्ल्स जो अभी 21st सेंचुरी में भी ऐसा सोचती है कि पढ़ाई करने के बाद अब क्या ही करना है, घर पे बैठ जाना है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये तो बहुत सही बात है। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मास्टर्स के बाद पढ़ाई कम छोड़ देते हैं, लाइक उनको शादी वगैरह भी कर लेते हैं। तो इस बात पे बस यही बोलना चाहूँगी कि आगे आने वाला जो समय है ना वो आपको नहीं पता कैसा होगा, तो पहले खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ कि कल को अगर आपके साथ कुछ गलत हो ना तो आप उस पर मतलब रिएक्ट कर लो अच्छे से और अपना इंडिपेंडेंट रह सको। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि गर्ल्स को उतनी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो अगर वो इस वजह से ना सारे जो उनके साथ वायलेंस होते थे घर में वो उसको सह लेती थी कि हम आगे बाहर जाके क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं होता था। लेकिन आज अगर गर्ल्स इतनी एजुकेटेड हो रही हैं तो उनको पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए, उसके बाद आप फिर अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, भले लाइफ सेटल करने की कोशिश करो। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मतलब हमारी पढ़ाई हो गई बस, अब तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने आप को सेटल करने की पहले कोशिश करो, सेटल हो जाओगे उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंडसेट में घूमता रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक पाथ तो सेट करते हैं लेकिन थोड़ा सा हर्डल आता है, थोड़ा सा बीच में कहीं पे रुकावट आ रही है, वहाँ पे गिव अप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया होगा और आपने ओवरकम किया। वो ओवरकम करने का जो फंडा था, जो फार्मूला था, वो क्या है? ऐसे तो बहुत सारे मूवमेंट थे लाइफ में कि आते थे, क्योंकि मैं उस बीच में ना जनवरी से लेके ये जून तक का जो टाइम था, इस बीच में मैं बहुत सारी जगह भी अप्लाई करती थी। तो मुझे ना बहुत सारे ऑफ़र्स भी आ रहे थे, लाइक कहीं जॉइनिंग के प्राइवेट फॉरेंसिक लैब से। मैंने मना कर दिए क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे को इतनी भी जल्दी नहीं करनी है कि कमाने के लिए कि मैं अपने आप को इतना बिजी कर लूँ कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँ। तो मैं क्योंकि अगर JRF करती तो मैं सिक्योर हो जाती ना आगे जाके, इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने एक तो वो पॉइंट को हटा दिया लाइफ से कि मुझे अब ये नहीं करना है अभी जॉब। पहले मैं थोड़ा सा 6 महीने देती हूँ खुद को कि मैं तैयारी कर लेती हूँ, और मैं अपने हर अटैम्प्ट को ना लास्ट अटैम्प्ट समझती थी कि अगर मैं ये लास्ट अटैम्प्ट समझूंगी तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से कर पाऊंगी। अगर मैं सोचूंगी मेरे पास दिसंबर वाला फिर अटैम्प्ट है तो मैं तो उसको फिर ऐसे ही ले लेती ना कि मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाती, हो जाता है। इसीलिए तो मैंने ये सोचा। आपका जो ये पाथ रहा है, JRF तक का सफ़र रहा है, इस पर आपका गाइड किसने किया और कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल आपने लिया हो?
नहीं, मैंने कोचिंग तो एक राधा कृष्ण कोचिंग से ज्वाइन किया था मैंने। मैं जनवरी से अपनी तैयारी शुरू कर रही थी और मुझे अप्रैल में मम्मी ने बताया कि यहाँ कोचिंग स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने वो ज्वाइन किया। और फिर वहाँ पे शुरू में जब मैं गई थी, मेरे पेपर से पहले वहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो मेरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेता। और आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक हमारा पार्ट है जो पढ़ने से तो समझ में नहीं आता जब तक उसको कोई समझाएगा नहीं। तो वो मेरा वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। वो मेरे पेपर में उसके क्वेश्चंस जो थे ना वो काफ़ी बन भी गए थे, मतलब वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। कोचिंग का एक बहुत अच्छा रोल होता है आपकी लाइफ में अगर हमको कुछ करना है तो, क्योंकि ना वो आपको एक शेड्यूल देता है पढ़ने के लिए। और कोचिंग में हम जाते थे तो हमको ये बोलते थे कि 4 बजे से उठ के पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें ना माइंड में घूमते रहती है स्टूडेंट के, तो कि हमको करना है लाइक, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है कोचिंग का। तो मुझे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कोचिंग से यहाँ से। अच्छा, ये आपने मेंशन किया तो मैं बता ही देता हूँ कि धमतरी में अभी भी शायद बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि राधा कृष्ण जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो फ्री में CGPSC वगैरह की तैयारियां करवाता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है। तो बच्चे लोग का यहाँ पे आधा जो हर्डल है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है कि यार पैसे की जो बात आती है, जो एजुकेशन में पैसा जो लगता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर जिनको भी नहीं पता है तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे धमतरी का ही ये इंस्टीट्यूट है, फ्री में सारी तैयारियाँ करवाता है। तो यहाँ से ऐसे बच्चे भी पढ़ के निकले हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने आज नेशनल लेवल पे जाके खुद को रिप्रेजेंट किया और जाहिर सी बात है ज़िले को रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसा जिनका माइंडसेट है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा लेंगे, इसको तोड़ने की ज़रूरत है ना। हमको हमारे कोचिंग में भी सिखाई गई थी, राधा कृष्ण कोचिंग में। वहाँ पे ना एक वो, मैं ना उसको कोचिंग नहीं बोलूँगी, ये तो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको राधा कृष्ण परिवार बोलती हूँ, क्योंकि ना वो एक ऐसा परिवार था जहाँ पे हम गए ना तो एक हमको एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना हम अपने धर्म के साथ साथ शिक्षा भी ले रहे थे। तो वो भगवान को मानना नहीं मानना वो लोगों के ऊपर होता है, लेकिन ठीक है, लोगों की सोच है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हम अपने धर्म को बहुत, धर्म का पालन भी करते हैं। तो मैं तो बहुत मानती हूँ भगवान को, और भगवान का रोल होता है क्योंकि सृष्टि भी उन्होंने बनाई है और जो हम कर रहे हैं हम हैं उन्हीं की वजह से इस दुनिया में। तो भगवान का तो रोल है। ऐसा जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको। तो ये एट द एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन टू जैसे जैसे अगर आपने अपनी जर्नी देखी है तो सक्सेस को कहीं ना कहीं अचीव किया है, तो व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? प्रैक्टिस। मैं जो एक्सपीरियंस लिया है मैंने सक्सेस से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। लाइक जैसे पढ़ तो सब लेते हैं, बुक सबके पास होती है, एक ही बुक से पढ़ते हैं, आप भी वही पढ़ोगे, मैं भी वही बुक से पढ़ूंगी, लेकिन सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं उस चीज़ को कैसे पढ़ रही हूँ और सामने वाला उस चीज़ को कैसे पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं उस चीज़ को पढ़ के क्वेश्चन लगा रही हूँ, पेपर प्रैक्टिस कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो उसके सामने तो फिर कोई चीज़ वैल्यू ही नहीं रखती, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत कॉमन सा हो गया है अब, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। अगर आपको कुछ करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मेरे की सक्सेस का बहुत बड़ा की है, प्रैक्टिस। मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैंने अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चंस लगा लिए थे। इतना प्रैक्टिस किया था कि खाना खाते खाते भी मैं क्वेश्चन लगाती थी। तो बहुत क्वेश्चन लगाने से ना आपको चीज़ें याद होने लग जाती है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं यही कहना चाहूँगा। और जब यूथ इसको देखेगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। शर्मा जी के माता पिता मौजूद हैं, उनके अभिभावक, कहना चाहिए आधार स्तंभ, जिन्होंने आज कहीं ना कहीं उनको इस मुकाम तक पहुँचने में कहीं ना कहीं उनका जो चरित्र निर्माण हुआ, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके परवरिश कैसे हुई, उन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए क्या कुछ। सबसे पहले मैं आप दोनों का चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं एक एक करके सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि जी, जो पहली शर्मा जी हैं, इनकी बचपन से रुचि किस में रही और कैसे इन्होंने आखिर इतने हाई लेवल पे, जहाँ पे कहना चाहिए देश के केवल 8 बच्चों में से इनका नाम आया है, इनके लिए कितनी मेहनत आखिर उन्होंने की? शुरू से ही सब पढ़ने में बहुत तेज़ रही है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने, और बाकी चीज़ों में इनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूजा पाठ भी थोड़ा हमने करती हैं, और पढ़ाई को ज़्यादा हर जब जिस भी स्कूल में या कॉलेज में गई हैं तो वहाँ टॉप ही किया इन्होंने। इनका सबसे बड़ा वही मेहनत का फल है जो इनको मिल रहा है। मैं उनकी माँ से अब चर्चा करना जी। चाहूँगा जी। जैसे एक माँ होती है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे की परवरिश करना, साथ में घर को भी संभालना और बच्चे का ध्यान भी रखना, कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए। तो आप देख रही हैं बचपन से इनको, तो आपका कितना इसमें हाथ रहा है बच्चे के कैरेक्टर में?
नहीं, एक एज ए मदर हम सब चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो इनकी तो पढ़ने में रुचि थी, हमारे तीनों ही बच्चे ये अच्छे हैं और उनकी रुचि है तीनों की पढ़ने में, तो इसके लिए हमने हमेशा उनके लिए टाइम निकाला। मतलब कितना ही बिजी शेड्यूल होने के बाद उनको टाइम दिया। और ये पहेली जो है ना, वो तो 5th क्लास से ही टॉप कर रही हैं, है ना। तो इनका जिसमें भी इंटरेस्ट था हमने उसी के लिए इनको प्रोत्साहित किया। मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, जो अचीवमेंट है काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत मतलब नेशनल लेवल पे बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, सभी जानते हैं। आप इस अचीवमेंट के लिए किसको योगदान देना चाहेंगे? एक तो आप खुद भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कई बार होता है कि किसी टीचर का हाथ होता है, तो इसके लिए आप किसको योगदान देना चाहेंगे, किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले हम भगवान को धन्यवाद देना चाहेंगे, है ना। उसके बाद परिवार के लोग हैं और इनके गुरु हैं, है ना, जो भी परिवार के सदस्य हैं, घर का माहौल है। और जैसे बच्चे तो पहेली तो 10th क्लास से बाहर है, भिलाई में थी पहले, 10th और नहीं 11th और 12th में ना भिलाई में थी, फिर वहाँ बिलासपुर। तो इनके टीचरों का भी बहुत अच्छा योगदान है। जितने भी टीचर मिले हैं सभी सारे टीचर बहुत अच्छे मिले हैं, अच्छा पर मतलब माहौल मिला है। और सबसे ज़्यादा मतलब अपना बच्चा अच्छा है ना, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा मिला है, पूरा माहौल। एक सवाल और रहेगा आपसे, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक लड़की को केवल घर का काम करना चाहिए, चूल्हा चौका संभालना चाहिए, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अब लड़की है तो चूल्हा चौका भी आना चाहिए, बाहर के काम भी आने चाहिए सारे, चाहे वो बिजनेस हो या पढ़ाई हो या जॉब हो या XYZ कुछ भी हो, गाड़ी चलाना हो या XYZ मतलब कुछ भी हो, सारे कुछ आना चाहिए। हमारे सारे घर बच्चे के काम मतलब जितने ज़रूरी हैं उतने ही बाहर के काम भी ज़रूरी है। हमारा संदेश ये है, पहले अपने बच्चे की रुचि देखें कि बच्चा हमारा किस क्षेत्र में है। अगर उसकी पढ़ने में रुचि है तो उसको बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अगर अपने बच्चों का पहले इंटरेस्ट देखो कि हमारा बच्चा किस लाइन पर जा रहा है, उसके बाद ही माता पिता को निर्णय लेना चाहिए कि हमें आगे इनको भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हाँ, बच्चे विश्वास बच्चों पे मेन विश्वास होता है। सबसे और पहले बच्चा अगर विश्वास आपका करो, और उसके बाद अगर उनकी रुचि है तो उनको आगे बढ़ाना ही चाहिए। और जिस क्षेत्र में रुचि है उस बच्चे की, तो बिल्कुल उसको सहयोग करना चाहिए पूरा, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए उसको। ये भी गलत है कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को खास तौर से, ये बिल्कुल गलत है। अगर लड़कियां अच्छी हैं पढ़ने में तो उनको ज़रूर बाहर भेजें आप, बस उन पर विश्वास बनाए रखें। या बेटा भी जैसे बाहर जाते हैं बच्चे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कई लोगों के मन में होता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं बाहर जाके, लड़के हों या लड़कियाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके बच्चे में योग्यता है तो आप उसको ज़रूर प्रोत्साहित करें। सबसे ईश्वर की कृपा है जो कि हमारे तीनों बच्चे बहुत अच्छे उसमें अपने सबसे बड़ी बात तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले अपने श्याम हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता जो हमारे, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हमारे बड़े और हमारे जो यहाँ पे आपने सुना होगा खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, हाँ, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे बड़ों का भी आशीर्वाद है। तो हमारे साथ राधा कृष्ण परिवार के कहना चाहिए अभिभावक मौजूद हैं, जो सभी बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर ही मानते हैं। और एक बहुत ही अच्छा ये जो है इनिशिएटिव है इनका कि फ्री में कोचिंग देना, बच्चों को गाइडेंस देना। तो हम उनसे जानते हैं कि जो ये सफलता प्राप्त की है इन्होंने पहेली ने, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में जो सफलता मिलती है उसका आनंद ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है। पहेली ने अपने नाम के अनुरूप एक सुलझी हुई पहेली के रूप में धमतरी के छात्र जगत के समक्ष ये बता दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी धमतरी के लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्कृष्ट ही नहीं कहता, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि पूरे भारत देश में 8 छात्र छात्राओं का चयन होना था और उस चयन में धमतरी जैसे छोटे से जगह से एक छात्रा के रूप में पहली शर्मा निकलती है। तो आज इनका निकलना धमतरी शहर के उन छात्र छात्राओं के लिए एक शुभ संदेश, एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है कि अब नहीं कह सकते कि धमतरी छोटी सी जगह है, धमतरी किसी प्रतिभाओं की मोहताज है। धमतरी में
उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इन्होंने जैसे अभी कहा कि धर्म एवं संस्कार की बात कही, मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म के साये में जो शिक्षा पद्धति दी जाती है वो वास्तव में प्रमाणित होती है। भारत की शिक्षा पद्धति आज पूरा विश्व लोहा मानता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। राधा कृष्ण परिवार 4 मई को एक कोचिंग चालू करता है। आदरणीय राजेश शर्मा जी उसके फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं। और उस कोचिंग के ओपनिंग में ही मैंने कहा था कि आज से ये कोचिंग शब्द नहीं रहेगा, राधा कृष्ण परिवार होगा। और इस परिवार में जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो वो जीवन के हर क्षेत्र में जब जाएंगे तो लगेगा कि इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी शिक्षा दी गई है जो समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण होगा कि वहाँ के बच्चे 100 की भीड़ में भी दिखे। आज पहली शर्मा ने ये बता दिया है कि धमतरी धर्म की धरती है। और दूसरा पक्ष, आप भी अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी धमतरी को बयां कर रही है, धमतरी का गोठ, अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, इस बच्ची को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन करने यहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ और आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। और मेरी आस्था और श्रद्धा का समर्पण करते हुए ये भावना व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये दीप ज्ञान होगा। एक दीपक से सैकड़ों दीपक जलते हैं। वैसे ही एक पहली शर्मा का आज का इंटरव्यू उन सभी बच्चों के लिए अंधकार में उजाले के रूप में होगा जो किसी रूप में हार जाते हैं। उन्होंने जैसे बताया कि असफलता ही सफलता की प्रथम कुंजी है, सफलता की प्रथम सीढ़ी है। सभी बच्चे इस बात को सूत्र वाक्य में लेकर धमतरी के लिए, अपनी माता पिता के लिए और अपने गुरु के लिए काम करें तो निश्चित ही उनका जीवन संवरेगा। यही आज के समय की मांग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।